नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप जुड़े हैं किसान ऑफ इंडिया के साथ। आज इस कट टू कट बातचीत में हमारे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के एक संपन्न किसान प्रेम सिंह जी। प्रेम सिंह जी को बुंदेलखंड की बंजर जमीन पे हरियाली के बीज बोने का श्रेय जाता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम सिंह जी हमारे इस शो में। जी नमस्कार और शो के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। हमारा जो ये शो है कट टू कट बातचीत, इसका मकसद है किसानों की बात, किसानों के साथ उनके मुद्दे क्या है, उनके सवाल क्या है, उसको लेकर ये शो है। तो इसी बात पर मेरा आपसे पहला और सीधा और सटीक सवाल है कि आप जो है आधुनिक खेती यानी कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसको आप एक जिसे कहते हैं आप उसे जो है धोखा बताते हैं, तो इसका रीजन क्या है? देखिए दीपिका जी, जो आधुनिक किसानी के जो 3 कंपोनेंट हैं, नेचर, किसान और समाज, इन तीनों के लिए धोखा दिया है इसने। किसान भी आत्महत्या के कगार पर है, कर्ज से लदा फदा है और किसानों की हालात किसी से छुपी नहीं है। जिस नेचर में खेती की जाती है, चाहे वो खेत है, पेड़ पौधे हैं, चाहे पानी की स्थिति है, सॉइल फर्टिलिटी है, वो भी डिग्रेड हुई है और वो भी तबाह हुई है इस खेती से। और तीसरा पहलू है समाज। समाज के लिए हम खाना उगाते हैं तो खाना भी हमारा पौष्टिक नहीं रह गया है। ये कई लोग तो इसको जहरीला भी कहते हैं। अगर जहरीला ना कहें तो कम से कम वो धोखे वाला हो गया है कि हम जितने न्यूट्रिएंट वैल्यू के लिए खाना खाते हैं उतना न्यूट्रिएंट वैल्यू उसमें नहीं रह गया है। तो इस तरह से ये सभी एस्पेक्ट में खेती ने धोखा दिया है, इसलिए मैं इसको धोखे की खेती कहता हूँ। जी एंड सर, आप अभी आपने एक मॉडल जो है इजाद किया है जिसे आप बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट भी कर रहे हैं और उस मॉडल का नाम है आवर्तनशील खेती। तो ये जो मॉडल है वो है क्या और किस तरह से ये मॉडल जो है किसानों की जो अभी उनकी जो हालात है, उनकी जो आय है उसको उनकी आय में इजाफा जो है ये वाला जो मॉडल है वो कर सकता है? जी, इसमें आपने 2 प्रश्न एक साथ कर दिए। जी एक तो ये कि आवर्तनशील खेती क्या है? जी तो उसको अगर हम नटशेल में कम शब्दों में कहें तो ऐसी खेती जो जमीन की उर्वरता को बनाए रखते हुए, प्राकृतिक और सामाजिक नियमों का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों की आपूर्ति करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, मकान और औषधि पैदा कर लेना और प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मनुष्य के उपयोगी बनाना, इस पूरी क्रिया का नाम आवर्तनशील खेती है। इसके 5 स्टेप मैंने मैंने हमने तय किए हैं। पहला कि पूरे खेत के एक हिस्से में बाग लगाना है, एक हिस्से में पशुपालन के लिए प्रबंधन करना है, तीसरे हिस्से में अपने परिवार के लिए जितनी चीजों की जरूरत है, चाहे अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, औषधियां हैं, जो कुछ भी हमें जरूरत है, बाजार से के लिए नहीं, अपने घर के लिए खेती करें। और जो कुछ भी अपने खाने पीने, पहनने ओढ़ने से बचता है उसको प्रोसेस करें, ये चौथा स्टेप है। और बिना प्रोसेस किए बाजार मत जाएं। और 5वां स्टेप है, जो बाजार से आए उसमें अपने पड़ोस के, अपने गांव के गरीबों में एक हिस्सा अर्पित करें। ये 5 स्टेप की खेती को हम आवर्तनशील खेती कहते हैं। इसके 3 मुख्य धुरी हैं: प्रकृति में संतुलन, किसान को समृद्धि, समाज में न्याय। जी 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 तीनों एक साथ उपलब्ध हो सकता है। तो हम इसको कहते हैं ऐसी खेती जो 5 चीजें टच करती है। खाद्यान्न समस्या का समाधान बने, ऐसी खेती जो पर्यावरण संतुलन के लिए समाधान बने, किसान के लिए समाधान माने समृद्धि देने वाली हो, पौष्टिक आहार देने वाली हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली हो। ये 5 आयामों को टच करने वाली खेती को हम आवर्तनशील खेती कहते हैं। जी अभी जैसे हम आप अपने जी जी हाँ सर प्लीज। आप पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरा, आपका इसी से लगा हुआ एक और क्वेश्चन था जी कि आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ जाती है।
तो मैं आपको इस बात के लिए थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आय बढ़ने से किसानों का हित नहीं होता है। इस देश में 1970 की तुलना में लोग बताते हैं, हमारे सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 5 साल तक के लिए खाना सुरक्षित है हमारे देश में, लेकिन खाना उगाने वाला आत्महत्या के कगार पर है। इसके माने ज्यादा उत्पादन एक धोखा है, किसान के हित का नहीं होता। तो उसको यह मान लिया जाता है कि ज्यादा पैदा हो जाएगा तो किसान मजे में हो जाएगा। यह एक स्वयं को दिया जाने वाले धोखा है, ऐसा होता नहीं है। उत्पादन बढ़ने से बहुत सारे और फैक्टर होते हैं, बाजार फैक्टर होता है। जैसे ही उत्पादन बढ़ेगा बाजार में रेट डाउन हो जाएगा, तो वो नहीं होता है, तो ये धोखा है। दूसरी बात मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम किसान की बात करें तो किसानी एक अलग वस्तु है। हम ज्यादातर गड्ढमड्ढ करके बात करते हैं कि किसानी की बात करते हैं और कहते हैं हम किसान की बात कर रहे हैं। किसानी की बात माने किसानी के तरीके की बात करना एक अलग मुद्दा है, किसान की बात करना एक अलग मुद्दा है। जी जी जी। एंड सर, जैसे अभी सरकार भी जो है जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, और इसका एक उनका मुख्य कारण ये भी है कि जैसे जैसे जो किसान है उनमें ये शायद जानकारी का अभाव है कि किस जो उर्वरक होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके इस्तेमाल से ज्यादा एक्सट्रीम उनके यूज से हमारी जो जमीन है वो धीरे धीरे जो है वो फर्टाइल होती जा रही है। तो इस वजह से सरकार जो है जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। और प्रेम सिंह जी कई सालों से 1987 से पूरी अपने एंड से ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो करते आ रहे हैं। तो अभी जैसे प्रेम सिंह जी ने हमें बताया कि जैविक खेती और आवर्तनशील खेती का मॉडल क्या है, इससे जुड़ा जो भी ये शो हमारे किसान साथी देख रहे हैं, आपका आवर्तनशील खेती को लेकर या जैविक खेती को लेकर आपका कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है जो आप प्रेम सिंह जी से पूछना चाहते हैं, तो वह आप हमें कमेंट कर सकते हैं अपने जो भी सवाल है। हम प्रेम सिंह जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आगे भी हमारे इस शो में हमसे जुड़े और उन किसानों, अपने किसान साथियों के उन सवालों का जवाब दे। अगला सवाल प्रेम सिंह जी मेरा ये है कि जैविक खेती में जो है पशुपालन की भूमिका जो है वो बहुत है, तो किस तरह से पशुपालन की भूमिका है इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि हर एक जो मवेशी होता है उसका एक अपना रोल है। देखिए, मवेशी जितने प्रकार की हैं इस धरती में, तो उसका मुख्य पर्पस इस धरती की उत्पादकता को बनाना ही है। जी। अभी हम मवेशियों की गणना या तो दूध के माने मनुष्य के लिए करते हैं, या तो दूध के लिए या तो मांस के लिए, जबकि इस धरती को बनाए रखने के लिए पशु पक्षियों की जरूरत है और इसी वजह से वो हैं। और अलग अलग पशुओं में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। जैसे जितनी मींगनी देने वाले जानवर हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, हिरण है, बनरोज है, नीलगाय है, जो अपने गोबर को मींगनी के आकार में देते हैं, उन सब में मिनरल तत्व बहुत होता है, मिनरल बहुत होता है। और जो जैसे पक्षियों के जो बीट होता है उसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत अधिक होता है। जैसे गाय के गोबर में माइक्रोब्स बहुत अधिक होता है। बाकी भैंस में घोड़ा, गधा, खच्चर, इन सब में कार्बन अधिक होता है। तो इन सब प्रकार के जानवरों की जरूरत होती है। और जितना खेत है उस खेत के आकार के आधार पर ही आवर्तनशील खेती और फार्म डिजाइन में हम तय करते हैं कि कौन कौन से और कितने पशु रखे जाएं, ताकि खेती का पूरा खाना आ सके और किसान को खाद के लिए बाहर से आश्रित न रहना पड़े। तो जैसे 1 एकड़ खेत का अभी हम मॉड्यूल बनाएं, तो 1 एकड़ खेत का पूरा खाना होता है 70 से 75 क्विंटल से लेकर 150 क्विंटल तक। अब एक गाय कितना देती है? देखिए, एक गाय औसतन 20 किलो प्रतिदिन गोबर देती है, औसतन। कोई 18 होगी तो कोई 22 होगी। और 20 किलो में 10 किलो मान लीजिए उसको चरने के लिए जाती है, तो 10 किलो ही हमारे घर में बचा, 10 किलो खेत में चला गया। और 10 किलो पर डे के हिसाब से अगर जोड़े हम, तो 3 क्विंटल प्रति महीने
और 36 कुंतल प्रतिवर्ष हुआ। और यदि इसमें इसी की बराबर की मात्रा की सूखी पत्तियां, टहनियां वगैरह मिला दें और कुछ हरे चारे मिला दें तो ये कुल मिला के 1 एकड़ के लिए पर्याप्त भोजन हो जाता है। जी। तो 1 एकड़ के लिए गाय हो गई। इसी तरह उसमें कितने मिनरल की जरूरत है तो उतने बकरियां हो गई। अब कितने कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत है उतने मुर्गियां हो गई या बतख हो गई। इसी प्रकार मछलियों से पानी की गुणवत्ता बढ़ जाती है तालाब में। तो हम हर काश्तकार को प्रोत्साहित करते हैं वो तालाब बनाए और मछली भी पाले। और मछली पालन से के पानी से 30 से 40 गुना उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है केवल तालाब के पानी से, जो ट्यूबवेल के पानी की तुलना में। तो इस तरह से आवर्तनशील खेती में पशुओं की संख्या एक तो अनिवार्य है और संख्या डिसाइड होती है खेत के भोजन के आधार पर। जी जी जी। एंड सर, जैसे जब आपने खेती किसानी की शुरुआत की थी 1987 में, तो आपका ये था कि मतलब शुरुआत जब हुई तो आपका जो परिवार था शुरुआत में वो इससे असंतोष थे, लेकिन आपको अपनी खेती किसानी पे अपनी जो कर्म भूमि है इसी को ही आपने बना लिया। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये तो इसके लिए YouTube में बहुत सारा मैटर पड़ा हुआ है, टिकटॉक में भी इसको बताया। ये सन 87 में जब हम पढ़ के आए तो इस देश का कोई भी पिता अपने बेटे से खेती नहीं करवाना चाहता, वैसे हमारे पिता भी थे। तो लेकिन मुझे खेती में करियर दिखाई दे रहा था और उनको सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, मुझको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और जो उस समय ऐसा दौर था जब नौकरी के लिए इतना दबाव देहात इलाके में, शहरों में तो दबाव हो गया था, लेकिन हमारे इलाके में बुंदेलखंड में इतना दबाव, नौकरी को बड़ी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। लोग कहते थे कि माने हम दूसरों को 4-5 लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हम दूसरों की नौकरी करें, एक कोई इज्जत की बात नहीं मानी जाती थी। तो वो उस समय बहुत दबाव नहीं था जिस तरह का अब बच्चों के ऊपर दबाव है कि शादी ही नहीं होगी अगर लड़का नौकरी ही नहीं करता। तो उस तरह के दबाव नहीं थे, इसलिए बहुत जद्दोजहद तो नहीं, लेकिन पिताजी प्रसन्न नहीं थे बस। और लेकिन इतना विरोध भी नहीं था कि कोई हमें रोकता। तो लेकिन पिताजी सहमत नहीं थे और धीरे धीरे हम खेती में आगे बढ़ गए। जी सर। सर, अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर किसान अपनी जो लागत है उसको जो है किस तरह से रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है? देखिए दीपिका जी, फिर से हम लोग किसान की बात के बजाय किसानी की बात, देखिए ये सापेक्षिक है। अपनी लागत को घटाना, लागत हमारे हाथ में है नहीं। 5 लागतें होती हैं खेती में, खाद, बीज, पानी, ऊर्जा माने जुताई बुआई में प्रयोग होने वाली काइनेटिक ऊर्जा हो या बुलक माने जैविक ऊर्जा हो या ह्यूमन आदमी की ऊर्जा हो, ऊर्जाएं, और प्लानिंग। ये 5 चीजें लगती हैं खेती करने में। अब खाद में ही सरकार का हस्तक्षेप है। अब खाद एक तरफ से आप ही बताएं कि यदि किसी को यूरिया और डीएपी सहजता से केवल पैसा देने में उपलब्ध होगी तो क्यों कोई कंपोस्ट बनाएगा? क्यों अपने यहाँ जहमत मोल लेगा जानवर रखने के लिए? केवल दूध भर के लिए जानवर रख लेगा। तो खाद में भी हस्तक्षेप है सरकार का, बीज में भी हस्तक्षेप है सरकार का, ऊर्जा में भी हस्तक्षेप है सरकार का, ट्रैक्टर के लिए छूट देना, बड़ी मशीनरियों के लिए छूट देना। तो एक तरफ सरकारें खड़ी हैं भारी मशीनरी के साथ, बाहरी विदेशी बीजों के साथ, और खाद और रासायनिक उर्वरकों के साथ, कीटनाशकों के साथ इनकी भारी सब्सिडी देती है। और दूसरी तरफ हम किसान से कहें कि तुम जैविक करो। तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि साहूकार को कहो कि सावधान रहे और चोर को कहो कि चोरी करे। तो सरकार दोनों तरफ खड़ी हो जाती है, इधर जैविक की भी बात करेगी, उधर। तो इस तरह से हम अगर किस लागत घटाएं, हमारे हाथ में ही नहीं लागत घटाना। चाहे हम कौन सी लागत घटा लेंगे, बिजली का बिल हमारे हाथ में नहीं, क्या घटाएंगे? खाद हमारा रेट हमारे हाथ में नहीं, क्या घटाएंगे? हम तो उसके लिए कह सकते हैं कि वह खाद, बीज, पानी, ऊर्जा और प्लानिंग में स्वावलंबी हो जाए।
किसी के आश्रित न रहे, अपनी खाद बनाए, अपना बीज रखे, तालाब का माने ऊपर वाले पानी का प्रयोग करे, जमीन के नीचे का पानी ना प्रयोग करे, हल बैल से या मनुष्यों के साथ में मिल के खेती करे, ज्यादा से कम भारी मशीनों का यूज करे और अपनी योजनानुसार काम करे। अभी हम दूसरे की योजना पर काम करते हैं तो पांचों जगह हम पराभवित हो जाते हैं। प्लानिंग हमें कोई और दे रहा है, बीज हमें कोई और दे रहा है, तो हमारी जेब तो कट गई। कैसे घटा लेगा? किसान के हाथ में नहीं है, ना लागत घटाना किसान के हाथ में है, ना बाजार हाथ में है, तो दोनों तरफ से पिसता है वो। सर एक और सवाल है, जैसे कुछ जो जानकार है उनका ये, मैं जब कॉलम्स है वो पढ़ती हूँ तो वो एक आशंका वो जताते हैं कि अगर देश जो है वो जैविक खेती की ओर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहा तो एक वक्त ऐसा आ सकता है कि हमारे देश में जो है खाद्यान्न का जो संकट है वो पैदा हो सकता है। तो इस उनकी इस आकलन को आप जो है इस आकलन को जो है किस तरीके से आप देखते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी, 1965 और 70 के दशक में एक बात बताई गई कि इस देश में खाद्यान्न की कमी है और वह मानक खाद्यान्न का मानक गेहूं को मुख्य अनाज के रूप में देखा गया। जबकि 1970 के दशक में इस पूरे भारतवर्ष में 100 से अधिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं। कुछ पाउच में तो गेहूं बोया ही नहीं जाता था। हमारे इलाके में तो गेहूं आज से 50-55 साल पहले होता ही नहीं था। जौ, कहीं भाखरी माने ज्वार की रोटी, कहीं बाजरा, कहीं कुछ इस तरह से खाया जाता था। पूरे साल भर का हमारे इलाके में खाद्यान्न चक्र था। 2 महीने चूनी की रोटी माने मूंग की दाल की रोटी, 2 महीने 3 महीने ये सरगम को क्या कहते हैं, ज्वार और बाजरे की रोटी, 4 महीने 5 महीने बेझरा की रोटी। बेझर कहते हैं जौ चना का मिक्स आटा। तो गेहूं के आधार पर एक मूल्यांकन किया गया और ये बताया गया कि इस देश में खाद्यान्न की कमी है और उसमें केवल गेहूं को बढ़ावा दिया गया। गेहूं आलू और धान के लिए बढ़ावा दिया गया। आज उसकी अधिकता हो गई और उसको अधिक लेने के कारण धीरे धीरे अच्छा चूंकि डीएपी आ गई, यूरिया आ गई, उसके बीज भी आ गए, आसान हो गया, कटाई के यंत्र भी आ गए, तो धीरे धीरे लोगों ने उसको उगाना शुरू कर दिया। जबकि हकीकत ये थी कि इस देश की सेना को और कैदियों के लिए सरकार के पास कमी थी, आदमी के पास कमी नहीं थी। अब फिर एक नया नैरेटिव है ये कि खाद्यान्न कम हो जाएगा। खाद्यान्न कम नहीं हो जाएगा। हमने खाद्यान्न की परिभाषा इतनी सीमित कर दी है, उसको फिर बहुविविध आकार में ले जाएंगे तो फिर पूरा हो जाएगा। कहीं जौ होगा, कहीं माने खरीफ की फसलों में पैदा होने वाले ज्वार, बाजरा, कुटकी, सावा, कोदो आदि होगा, कहीं कहीं गेहूं भी होगा, कहीं कहीं सारी चीजें होंगी। इन सब को मिला के खाद्यान्न कहेंगे। तो फल भी होंगे, दूध घी भी होगा, ये सारा खाद्यान्न है ना। तो जब हम आकलन करते हैं कि खाद्यान्न घट जाएगा, तो जैसे हम आवर्तनशील खेती में कहते हैं 1/3 हिस्से में ही खेती करिए, लेकिन खूब गोबर की खाद डाल के करिए तो वो अपने आप 2-3 गुना 4 गुना उत्पादन बढ़ जाएगा। तो उत्पादन कैसे घटेगा? पौष्टिक भी हो जाएगा। कोई संभावना नहीं है उत्पादन घटने की। एक यह नैरेटिव तैयार किया जाता है अपनी रासायनिक उर्वरकों को, अपने बीजों को और अपनी दवाइयों को बेचने के मार्केट के रूप में। और सरकारों में चूंकि बहुत समझदार लोग नहीं रहते हैं, खेती किसानी नहीं ज्यादा करते हैं, तो इनको बहुत आसानी से इंटरनेशनल जो लॉबिंग होती है उसके फरेब में फंस जाते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा करके, और वो एक अंतरराष्ट्रीय मार्केट है। हम किसान स्वावलंबी किसान से हटकर एक मार्केट हो गए हैं और इसी के लिए हमारी देश की सरकारों ने 90 के बाद समझौता किया हुआ है कि बहुत बड़ी संभावनाओं का देश है, वहां इतनी चीजें बिक सकती हैं, तो अब हमें मार्केट के रूप में प्रोड्यूस करने लगे हैं लोग।
सर अभी आपने जो है मार्केटिंग का जिक्र किया, तो जैसे कई राज्यों से इस तरह के हम जो है जो विजुअल्स आते हैं कि लोग अपने जो टमाटर है वो सड़कों पे फेंक रहे हैं, दूध जो है उनको सड़कों पे फेंक रहे हैं। तो किसान अपनी उपज तो मतलब उगा लेता है, लेकिन वो कहाँ बेचे, उसका जो बाजार है उसकी उपलब्धता को लेकर वो अ, कहीं ना कहीं जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो आपने अभी यहाँ पे एक और अच्छी बात बोली कि किसान को अभी जरूरत है कि वो खुद जो है आत्मनिर्भर बने। तो किस तरह से वो इस मार्केटिंग को समझ सकता है, जान सकता है, उसको लेकर आपका अगर कुछ सलाह हो। देखिए जी, मार्केट का सिद्धांत और किसान अभी अंतर विरोध है ये। अभी ज्यादातर लोग बात करते हैं ज्यादा पैदा करो, ज्यादा पैदा कर दिया गया है। तो मार्केट का सिद्धांत है डिमांड और सप्लाई आधार पर, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, रेट ज्यादा। डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, रेट कम। हमने इधर किसानों को प्रोत्साहित किया कि तुम खूब उगाओ, उसने उगा दिया। तो ये किसको फायदा हुआ? व्यापारी को फायदा हुआ, सरकार को भी फायदा हुआ, क्योंकि व्यापारी खरीदेगा, जीएसटी देगा, फलाना देगा, ट्रांसपोर्ट में डीजल लगाएगा, पेट्रोल लगाएगा, वो हर बार जीएसटी और जो कुछ भी कट के सरकार के पास जाएगा। तो सरकार भी फायदे में गई, व्यापारी भी फायदे में गया और किसान लुट गया। जो खेत, हमारे यहाँ एक उदाहरण दे सकते हैं, हमारे यहाँ तिल बहुत होता था और तिल बहुत छोटा छोटा कम कम खरीफ की फसल में लोग बोते थे। तब तिल का रेट हुआ करता था 110 रुपए, 120 रुपए किलो। सरकार ने इंटरवीन किया, सबको तिल बुआया, रेट घट के आ गया 30-35 रुपए। तो रेट घट गया 3 गुना। किसानों ने उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो 1 बीघे खेत में अगर 1 कुंटल भी पैदा होता था तो किसान के पास 12,000 रुपया आ जाता था। अब उसके लिए उसी खेत में अब उसके पास केवल 3,000 रुपया आता है, 3,500 रुपया आता है। तो किसान इसमें लुट जाता है। तो बाजार के संकट से बचने के 3 उपाय हैं। आवर्तनशील खेती में हमने इसको बताया कि खेती, अब एक उपाय तो यह है कि बाजार को न बोते समय ध्यान रखें, न काटते समय ध्यान रखें। खेती अपने लिए करें, जो अपने से बचे उसको प्रोसेस करें। बिना प्रोसेस करे बाजार न जाएं तो बाजार आपका कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा, माने उसको वैल्यूएट कर दें। दूसरा तरीका है बहुत प्रकार की अनाज पैदा करें, तो किसी का रेट बढ़ेगा, किसी का घटेगा, आपका ओवरऑल बैलेंस बना रहेगा, जैसा कि हमारे पुरखे करते थे। 7 प्रकार का अनाज, 6 प्रकार का अनाज, 5 प्रकार का अनाज बो देते थे एक साथ में, तो किसी का भाव बढ़ा, किसी का घटा। तो दूसरा उपाय ये। और तीसरा उपाय ये हो सकता है, हम ऐसी चीज बोएं जिसको हम अपने घर में रोक सकते, तुरंत खराब होने वाली चीजें ना हो। तो तीन ही इसके उपाय हैं हम मार्केट से बचने के लिए। इसलिए आवर्तनशील खेती में हम इन तीनों उपायों को इंट्रोड्यूस करते हैं। जी सर, जी। ऐसे जैसे एक और कि अभी आपने डीएपी का जिक्र किया, उर्वरकों का जिक्र किया, तो जब हरित क्रांति आई थी इस देश में, तो उस समय इन चीजों पर ही सबसे ज्यादा सरकार ने जो है जोर दिया, ताकि हमारा जो देश का खाद्यान्न संकट है उससे हम जो है निपट सके। तो इस हरित क्रांति की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? मैं एक बार बता चुका, आप समझ नहीं पाएंगे। 1970 के दशक में इसका मूल शुरुआत, ये केवल भारतवर्ष में हरित क्रांति थोड़ी आई थी, पूरी दुनिया में आई थी। तो 1930-32 के आसपास, द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इसकी पटकथा लिखी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा विश्व शामिल हो गया लड़ाई झगड़े में। तो बंदूक से जीतना, बारूदों से जीतना, ये सब कठिन हो गया। हिरोशिमा नागासाकी में एक ही साथ वो हुआ और खत्म हो गया पूरा। तो किन किन आधारों से हम विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं बंदूक के अलावा, उस पर चिंतन शुरू हुआ। तो कुछ लोगों ने बीज के आधार पर पूरे देश को, पूरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए एक अभियान शुरू किया। वो मैक्सिको से शुरू हुआ। रॉकफेलर नाम का एक फाउंडेशन था, उसने उसको पैसा दिया। 66,000 वैरायटी
पूरे दुनिया के गेहूं को लिया गया और गेहूं में रस्ट एक बड़ी बीमारी थी। उसके आधार पर एक ऐसा बीज विकसित किया गया, बौनी प्रजाति के बीज विकसित करने के लिए प्रयोग किए गए, ताकि एक ही प्रकार के बीजों को हम पूरी दुनिया में दें और बीज के ही से ही हम पूरी दुनिया को नियंत्रण में ले लें। तो ये वहां से शुरू हुआ था और ये भ्रम है कि भारत में है। उसी समय पाकिस्तान, कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, पूरा यूरोप, और दूसरा एक काम और हुआ था, बीज के आधार पर ये ऐसे बीज बनाए गए थे जो बिना रासायनिक उर्वरक के पैदा ही नहीं होते हैं, बिना पानी के पैदा ही नहीं होते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो अचानक युद्ध बंद हो गया था, तो यूरोपियन देशों के पास, अमेरिका के पास बहुत सारा बारूदों का भंडार, अमोनियम नाइट्रेट का भंडार रखा था। उस भंडार का क्या करें, कोई संभावना ही नहीं थी अब आगे लड़ाई की। तो इस गोदाम से उस गोदाम में फेंकना, कनाडा के पास में, मुझे टेक्सास के पास में, मुझे एक याद नहीं है कि किस जगह इतना बड़ा धमाका हो गया अमोनियम नाइट्रेट में कि 600 लोग मर गए। तो उनको धरे धरे भी नहीं नुकसान हो रहा था, उसको केयर कैसे करें। तो धीरे धीरे रिसर्च हुई कि इसको हम यूरिया में बदल सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को, और उसके ऊपर रिसर्च हुई, यूरिया में बदला गया और पूरी दुनिया को बेच दिया गया। तो उसमें यूरोप को भी बेचा गया। उत्तरी कोरिया में बड़ा विरोध हुआ था इसका, दक्षिणी कोरिया में इसका बड़ा विरोध हुआ था। कई लोगों ने उस समय, मैं तो सेमन बोरलॉग का नाम याद है मुझे, ब्रिटेन में भी इसका विरोध कर रहे थे। हमारे यहाँ किसान इसका भयंकर विरोध कर रहे थे। एक पीढ़ी तक इस डीएपी यूरिया को अपने खेतों तक किसानों ने नहीं आने दिया। 1980 के दशक तक ब्लॉक लेवल तक कृषि अधिकारी बनाए गए। उन कृषि अधिकारियों को डीएपी यूरिया अगर न बेच पाए तो उनके वेतन से पैसे काट लिए जाते थे। मेरे पास अभी भी एक ऐसा वीडियो रखा है कि उस समय जब 30 रुपए की एक कुंटल डीएपी मिलती थी तो जबरदस्ती दे रहे थे। तो हमारे गांव के एक किसान ने 30 रुपए भी दे दिए थे और डीएपी भी नहीं ली थी। वो जानते थे कि इससे जमीन बंजर हो जाएगी, फिर भी इसको जबरदस्ती इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो फेनोमेना है, बेसिक फेनोमेना है, इसमें कोई किसी का उपकार और भला कुछ उसमें छुपा हुआ नहीं है। हम खाद्यान्न पैदा करते थे, अभी भी सूची उठा के देखेंगे तो गेहूं का मात्रा हमने बढ़ा ली और हमने अपने मिलेट्स कितने घटा दिए। और उस समय का मैं एक अभी आंकड़ा देख रहा था, मुझे आंकड़े ज्यादा ध्यान नहीं रहते हैं, तो मैं देख रहा था कि प्रति व्यक्ति जो डिमांड थी मिलेट्स की वो घट के बहुत कम हो गई है और गेहूं की डिमांड बिल्कुल नहीं थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो गेहूं को हमने बढ़ा के अपनी दालें, मिलेट्स, ऑयल सीड्स तीनों को कम कर दिया है। तो हमने कोई प्रगति नहीं की है। तो यह एक, मैंने पहले ही वाक्य में कहा कि यह तीनों जगह धोखा देने वाली खेती है। हमारी जमीन को भी बर्बाद करती है, खेती करने वाले किसान को भी बर्बाद करती है और समाज को भी बर्बाद करती है। उनका हेल्थ केयर का कितना खर्चा आप लोगों का बढ़ गया है, शहर में रहने वाले लोगों का। हमें बचपन से याद है कि कभी कल्पना ही नहीं करते थे हम लोग कि बीमारी के लिए पैसा बचाने की जरूरत है। कल्पना ही होती थी, क्यों बीमार पड़ेंगे। अब तो हर घर में बीमारी का एक वजह, खाने की वजह से ही तो है। तो ये पूरा का पूरा एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसमें पूरे देशों के अच्छे लोगों ने विरोध किया, लेकिन सरकारों ने नहीं किया, क्योंकि सरकारों को राजस्व चाहिए। इससे राजस्व की संभावना बढ़ती है और सरकारों की लायबिलिटी होती है हर देश की सेनाएं और कैदी। उसके लिए गेहूं से ज्यादा कोई अच्छी चीज नहीं है जिसको आप सुरक्षित रख सकते हैं बहुत दिन तक। जी सर, अभी आपने यहाँ पे हेल्थ केयर की बात की तो मेरे दिमाग पे एकदम से एक सवाल आया कि एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास का आदमी है, जब वो सब्जी मंडी में जाता है सब्जी खरीदने, तो वो जाता है, वो पूछता है कि ये आपने जो सब्जी दी वो कितने की दी, पर कभी शायद ही वो ये पूछता हो कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज में किस तरह से एक समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए और एक किसान की क्या भूमिका होनी चाहिए?
देखिए, हम सब एक ही यूनिट है। हम्म। सरकार यदि केमिकल के साथ में खड़ी है तो ना किसान कुछ कर पाएगा ना समाज। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करके अपना दिल बहला सकते हैं। वास्तविक खेती तो ऑर्गेनिक खेती ही है ना। तो सरकार जब तक खड़ी है केमिकल खेती के साथ में, तो हम थोड़ा थोड़ा दिल बहला सकते हैं बस। यदि नीतिगत स्तर पर इस पर काम हो तो वास्तव में खेती तो प्राकृतिक खेती ही है ना। हम कंपोस्टिंग में क्यों नहीं काम कर सकते हैं? 1930 में 1925 में गांधी जी इंदौर गए थे और कंपोस्टिंग की एक मेथड को पूरे देश भर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। उनके ग्राम स्वराज्य का एक विशेष अंग हुआ करता था हर गांव में कंपोस्ट बनवाना। मेरे घर में इतने शानदार कंपोस्ट के पिट बने हुए हैं मेरे ग्रैंडफादर के जमाने के। 70-80 जानवर रखने का वो बना हुआ है। सबसे बड़ी खूबसूरत और मजबूत हमारे घर में कोई जगह बनी है तो वो जानवरों वाली और खाद वाली। बाकी हम लोग कच्चे मकान में रहते थे। हर घर में कंपोस्टिंग थी और विभिन्न प्रकार की कंपोस्ट, इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, नाडेप, बहुत प्रकार के कंपोस्ट थे, एरोबिक, नॉन एरोबिक। तो हम क्यों उनको बढ़ावा नहीं दे सकते थे? क्यों अभी नहीं दे सकते हैं? अभी भी दे सकते हैं, लेकिन हमें पूरा पक्का मन करना पड़ेगा। और जब ऑर्गेनिक के नाम से वही चीज बाजार में आएगा तो एक तो झूठ फरेब कैसे आप तय करेंगे? खाने वाला तो बेचारा जानता नहीं है कि ये ऑर्गेनिक कह के भी दे रहा है तो है कि नहीं है, उसकी क्या पहचान होगी? पहचान भी लैप्स हो गई है। तो हम एक तो नया मार्केट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक का खड़ा हो जाए, फिर आए, उसमें भारी जेब कटेगी लोगों की। तो मैं कम से कम इसको ऐसा मानता हूं कि एक अभियान नहीं बन सकता है ये जब तक सरकार साथ में नहीं आई। नीतिगत स्तर पर हम काम नहीं करेंगे तब तक ये जन अभियान नहीं बन सकता है। इसमें कुछ लोग फायदा उठाएंगे। अभी हम एक बार कैलकुलेट कर रहे थे तो ऑर्गेनिक में आकर्षित हुए लोगों में से कुछ लोग ऐसे ही हैं कि इसमें ज्यादा अच्छा मार्केट दिख रहा है। अभी एक आंकड़ा आया था कि 11% डिमांड हो गई है, 2% सप्लाई है, 9% का डेफिसिट है, ऑर्गेनिक वाला काम किया जाए। अब उसकी सप्लाई चेन डेवलप करना है। जैसे अब ऑर्गेनिक का हमारे यहाँ तो कोई ग्राहक नहीं है अलग से ऑर्गेनिक का, हम तो सब ऑर्गेनिक उगाते हैं। हम तो उसी रेट में, प्रीमियम रेट में, जैसे बस प्रीमियम रेट लेते हैं। जैसे हमारी अरहर की दाल हम 120 से 140 रुपए किलो में दे रहे हैं। अभी 120-40 रुपए उस दाल का भी रेट आ गया था, लेकिन हमने नहीं बढ़ाया। क्यों? क्योंकि ना तो हमारा उत्पादन घटा और हमारा जितना होता है उतना हुआ और हमें फुल रेट मिल गए। हम अपने घर में डालते हैं तो उसका जो चूनी होती है वो हमारे जानवरों के काम आ जाती है, माने जो उसका टूटा हुआ हिस्सा होता है, और हमें पूरा रेट मिल जाता है। तो हम पर्याप्त समझते हैं। तो हमारे लिए अलग से मार्केट की जरूरत नहीं है। ये सबको बंद करना ही चाहिए। तो सब लोग करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे अब दिल्ली के लोगों को चाहिए तो वहां तक सप्लाई चेन डेवलप करेंगे तो अपने आप महंगा हो जाएगा, वो अपने आप उसमें मिलावट शामिल हो जाएगी। तो उसका हमने जो तरीका निकाला वो ये तरीका निकाला कि उपभोक्ता उत्पादक कोऑपरेशन होना चाहिए। कुछ शहर के लोग मिलके अथवा व्यक्तिगत रूप से एक किसान परिवार को आप गोद ले लीजिए। उसकी जो परेशानी है पैसा, उसकी पैसे की आपूर्ति आप करिए, वो अपने परिवार का एक अंग आपको मान ले, आपके लिए वो सीधे आपके लिए भी उगाना शुरू करे। तो जब तक उपभोक्ता उत्पादक संबंध नहीं होंगे तब तक मार्केट के भरोसे हम ऑर्गेनिक या कोई भी अच्छी चीज नहीं मांग सकते, क्योंकि उनका मोटो है लाभ कमाना। आप उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? तो उपभोक्ता उत्पादक संघ बनाने पड़ेंगे। अभी सरकारें क्या करती हैं? जब वामपंथी सरकारें आती हैं तो उपभोक्ता सहकारी संघ बना देते हैं। अब ये दक्षिणपंथी सरकार आई है, माने कैपिटलिस्ट, सॉरी दक्षिण नहीं, कैपिटलिस्ट सरकार आई है, तो ये उत्पादक संघ बना रही है, एफपीओ बना रही है, माने उत्पादकों के गिरोह बना रही है।
और वो उपभोक्ताओं के गिरोह बना रही है, जबकि जरूरत है उत्पादक उपभोक्ता के संगठन बनाने की, जी सर, अभी मार्केट को बाहर करने की। जी सर, अभी आपने जन आंदोलन की बात करी। अभी जैविक खेती को बड़े स्तर तक ले जाना है तो जरूरी है कि इसे एक जन आंदोलन की तरह हम आगे तक लेके जाए, तो ही किसान के साथ साथ ये पूरे समाज को जो है लाभ देगा। तो जाते जाते मैं आपसे, आपकी जो है किसानों के लिए क्या सलाह होगी? देखिए, जब हम किसानों की बात करें तो किसानी की अलग बात है। किसानों के लिए सलाह मेरी ये है कि पहले किसान शब्द की परिभाषा ही नहीं है संविधान में। किसान शब्द की परिभाषा के लिए सरकारों के ऊपर दबाव बनाए कि किसान कहेंगे किसे। अभी हम आप जैसे बात कर रहे हैं, तो जब आप किसान शब्द कहते हैं और मैं जो किसान शब्द समझता हूं, उन दोनों में भेद है। तो मैं जहां जहां किसान शब्द प्रयोग करता हूं, उसका आशय है ऐसा व्यक्ति जो प्रकृति को सजाता, संवारता और संभालता है, पेड़ पौधों को, वनस्पति जगत को, जीव जंतुओं को और मनुष्यों को भी। भूखों को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है। दूसरा काम यह है, प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को मनुष्य के उपयोगी बनाने का भी काम किसान ही करता है। तो मेरी दृष्टि में जब मैं किसान शब्द प्रयोग करता हूं, तो लोहे में काम करने वाला भी किसान है, लकड़ी में काम करने वाला भी किसान है, बांस में काम करने वाला भी किसान है, जुताई बुआई करने वाला भी किसान है, फल उत्पादन भी किसान है, जानवर रखने वाला भी किसान है, ये सारा किसान है। ठीक, ऐसे किसान की परिभाषा नहीं है। तो पहला काम तो ये करें, और हम किसानों को पूरी बात को 3 भागों में बांटते हैं। एक, संविधान में क्या क्या परिवर्तन हो। दूसरा, समाज में जो गैर बराबरी है और किसान माने बेवकूफ माना जाता है। तीसरी, किसानी में क्या समस्या है। तो किसानी की तो अभी हमने बात कर ली। किसानों के लिए 2 बातें हैं। एक तो संविधान के स्तर पर किसान शब्द की परिभाषा के लिए दबाव बनाए। हम जानते हैं कि सारे भूस्वामी किसान नहीं हैं। कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके एक भी जमीन नहीं है, फिर भी किसान है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खूब खेती है लेकिन किसानी नहीं करते हैं। तो कम से कम जिसकी आजीविका खेती से आधारित हो, उसको परिभाषित करवाएं। दूसरी सलाह है मेरी, और वो बटे नहीं, किसानी के तरीके पर बात करने वाले को किसान अन्नदाता है, भगवान है, इससे किसान का पेट भरने वाला नहीं है, न इससे किसान सरवाइव करेगा। दूसरी चीज, एक काम और करे, किसान की राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान नहीं है। किसानी को कोई कार्य ही नहीं माना जाता है। अभी देखिए, राज्यसभा में 12 सांसद मनोनीत होते हैं, हर सरकार करती है। नाचने वाले, गाने वाले, खेलने वाले सब जाएंगे, आज तक कोई किसान नहीं गया। क्यों? क्योंकि किसानी कोई काम ही नहीं है। विधान परिषदों में देखिए, ग्रेजुएट्स के प्रतिनिधि हैं। क्या जरूरत है ग्रेजुएट्स के? रेड इंडियंस के प्रतिनिधि हैं, शिक्षकों के प्रतिनिधि हैं। इनकी क्या औचित्य है? लेकिन आज तक किसान का कोई प्रतिनिधि नहीं है वहां। इसी तरह अगर किसानी को राष्ट्रीय कार्य घोषित कराने के लिए किसानों को दबाव बनाना चाहिए। ये सही समय चल रहा है। और ज्यादातर लोग तर्क देते हैं कि संसद में जो जाते हैं वो किसान ही जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि जिस तरह आईएएस का लड़का आईएएस नहीं हो सकता, उसको एक प्रॉपर परीक्षा देनी पड़ती है, तब वो आईएएस होगा। व्यापारी का लड़का प्रॉपर एक प्रक्रिया पूरी करेगा, तब व्यापारी कहलाएगा। इसी तरह किसान का बेटा होने भर से किसान नहीं हो जाता है। किसानी करे वो किसान कहलाए, और उसके लिए संसद और विधानसभाओं में जगह हो, जहां योजनाएं बनाने में उनकी भागीदारी हो। अभी किसान के लिए योजना जब बनती है तो कोई किसान वहां नहीं रहता है। किसान के नाम से यही नेता लोग रहते हैं जो कभी किसानी किए नहीं रहते हैं, या थोड़ा मोड़ा इधर उधर की सुनी सुनाई में, मेरे जमाने में भी बैल में घंटी बजती थी, ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे। कैसे उसकी आजीविका चलती है, बच्चों को पढ़ाना है, डीएपी माने जो खर्चे हैं वो कैसे मीट आउट करनी है, कैसे दिन रात चलने वाली ब्याज
बैंक से भरना, ये सब पीड़ाओं से गुजरा हो वो जानता है। दूसरी तो इसको राष्ट्रीय कार्य घोषित कराने के लिए, तीसरी एक बहुत बड़ी हमारे किसानों को परेशानी हो रही है कि अगर कोई शहर में फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है और उसने 4 लोगों को रोजगार दे दिया तो कहेंगे इसने 4 लोगों को रोजगार दिया। हम किसान चाहे जितने लोगों को रोजगार दें उसको रोजेदार न माना जाएगा। तो किसानी को रोजगार घोषित करवाएं कि हम लोगों को अगर काम देते हैं तो उसको भी रोजगार, जो सहायता व्यापारी सेक्टर को दिया जाता है तो किसान को भी मिले। ये ज्यादा बदलाव है। खेती के तरीके में बदलाव की हमें कोई सरकार से ना अपेक्षा है ना उससे कुछ पूरा पड़ना है। जितना सरकारें इंटरफियर करेंगी खेती के तरीके में उतना किसान बर्बाद होगा और कुछ नहीं। समाज की गैर बराबरी के लिए भी किसानों से कुछ, समाज में गैर बराबरी का मतलब, यदि किसी अधिकारी के पास एक किसान जाता है तो पूछता है क्या करते हो, तो किसान क्या जवाब देता है, साहब कुछ नहीं। तो किसानी का मतलब हो गया है कुछ नहीं। जबकि वहीं पर अगर व्यापारी जाता है या तो कोई नौकर जाता है तो वो कुछ गौरव के साथ बोलता है साहब मैं अचार मुरब्बा दलिया बनाता हूं। किसान कहता है कुछ नहीं। ऐसा नैरेटिव चला दिया गया है। तो किसान भी कुछ समझा जाने लगे और उसके पीछे भी कारण है। बेवकूफी का आलम तो यह है, गंवार शब्द है ना, जो गंवार शब्द माने क्या हो, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो गांव में रहता है उसको गंवार। लेकिन इसका पर्यायवाची किसका बना दिया, असभ्य होने का प्रतीक के रूप में, वो तो गंवार है कहते हैं ना, ऐसे हम गंवार हो गए। जैसे नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं, गांव में रहने वाले को गंवार कहते हैं। लेकिन उसको असभ्यता का प्रतीक अंग्रेजों के जमाने से बनाया गया। क्यों बनाया गया था, क्योंकि 1857 में हम किसानों ने ही और हमारे बेटे जो सेना में थे मार मार के इनका कचूमर निकाला था और बाहर किया था। तो 1859 में जैसे ही दोबारा आए तो सबसे पहले उन लोगों ने हमको ही असभ्य घोषित करने का काम किया और कर भी ले गए। वो परंपरा आज भी चली आ रही है। तो ये जरूरी है कि हम अभी समाज में बराबरी का हिस्सा तो दे सकते, और ये सरकार से आता है। जैसे देखिए, एक पिता के मान लीजिए 3 लड़के हैं। एक लड़का खेती करने लगा, दूसरा लड़का व्यापार करने लगा और तीसरा लड़का मान लीजिए आईएएस अधिकारी हो गया। तो आईएएस अधिकारी या नौकरी करने वाला कोई लड़का अपनी आमदनी तीनों में बांटेगा क्या, बांटेगा? नहीं बांटेगा। व्यापार करने वाला अपनी आमदनी तीनों भाइयों में बांटेगा क्या? नहीं बांटेगा। लेकिन किसानी वाले से सब बंटवा लेंगे कि नहीं? तो ये गैर बराबरी है। इस गैर बराबरी के लिए किसानों को जद्दोजहद करना है, अपने सम्मान के लिए जद्दोजहद करना है। ठीक है ना? तो इस तरह से किसानों से हमारा कहना यह है कि पहले समाज में बराबरी के हैसियत के लिए लड़ाई लड़ें। ये अन्नदाता कह दिया और डीएपी यूरिया दे दिया और इससे लालच में मत फंसिए। खाद, बीज, ऊर्जा, पानी और प्लानिंग, इस पर हस्तक्षेप मत करने दीजिए। यही हमें एक दिन स्वावलंबी किसान के रूप में खड़ा करेगी। अभी सरकार का सारा इंटरफियर खाद, बीज, पानी और ऊर्जा में है। इसमें हमें परावलंबी बना दिया, इसके हम ग्राहक बन गए। तो हम जितना भी कमाएंगे ये हमारे छेद है, इनसे हमारा सब कुछ बह जाएगा। बस यही चीज कहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम सिंह जी। मतलब इतने जैविक खेती के इतने सारे जो बिंदु हैं हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ ही साथ किसान खुद आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है, उसे अपनी लड़ाई जो है वो खुद आगे आके लड़नी होगी। सरकार का भी एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो किसान की परिभाषा जो है वो तय करे। साथ ही साथ किसानी को एक रोजगार के रूप में कैसे देखा जाए, उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। सिर्फ इन चीजों के साथ ही नहीं, एक किसानी को पूरे जो उसका मॉडल है उसको समझने की जरूरत है। आज इस कट टू कट बातचीत में का मैं यहीं पे समापन करती हूँ। फिर किसी और विषय के साथ, फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।